ढोलक की थाप और शहनाई की गूंज पर मिस्टर पटेल के घर में खुशियों की बारात सज रही थी। उनकी इकलौती बेटी दिव्यांशी की शादी थी। आज वही बेटी जो उनकी आंखों का तारा थी। मिस्टर पटेल और उनकी पत्नी खुशी से खुद पर काबू नहीं पा रहे थे, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी के लिए इतना अच्छा वर जो मिल गया था, जिसे देखकर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था। मिस्टर पटेल एक मिडिल क्लास फैमिली से थे, लेकिन फिर भी अपनी बेटी और अपनी पत्नी के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। दिव्यांशी तीखे नए नक्श और खूबसूरत रंगत की मालिक थी। उससे भी बढ़कर उसकी मासूमियत और उससे कहीं ज़्यादा उसका चुलबुलापन और नटखट स्वभाव था। अभी अभी उसका कॉलेज ख़त्म हुआ था और उसने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। उम्र सिर्फ 20 साल थी और उसके लिए रिश्तों की लाइन लग गई थी। वजह यह थी कि वो हद से ज़्यादा हसीन थी और उसकी चुलबुली नटखट बातें लोगों को अपना दीवाना बना देती थीं। कार्तिक, जो शहर का जाना माना बिजनेसमैन था, उसकी नज़र दिव्यांशी पर पड़ी और उसने अपना दिल हार दिया। अगले ही दिन उसने अपना रिश्ता दिव्यांशी के घर भेज दिया और इस तरह मंगनी की तैयारी शुरू हो गई। कार्तिक में कोई बुराई नहीं थी, लेकिन दिव्यांशी ने काफ़ी शोर मचाया। पापा, मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे पढ़ाई करनी है। दिव्यांशी के पापा ने कहा, तो इसमें समस्या क्या है, शादी के बाद पढ़ लेना। और फिर कार्तिक ने कहा तो है कि वो तुम्हें शादी के बाद भी पढ़ने देगा। दिव्यांशी बोली, शादी के बाद ज़िंदगी बहुत बिजी हो जाती है पापा, बहुत जिम्मेदारियां होती हैं। शादी के बाद कभी सपने पूरे नहीं होते। मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ। प्लीज़ पापा। दिव्यांशी, समझने की कोशिश करो, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। उसने लाख रोना धोना मचाया, लेकिन उसके माँ बाप की जिद के आगे उसे हथियार डालने पड़े और आज वो दुल्हन बनकर बैठी थी। दिल अनचाहे ही कार्तिक के नाम से धड़कने लगा। कच्ची उम्र थी और किसी मर्द का एहसास उसने पहली बार महसूस किया था। इससे पहले उसकी ज़िंदगी काफ़ी लापरवाह ढंग से गुजर रही थी, लेकिन अब कार्तिक को देखकर उसके दिल में एक अजीब सी गुदगुदी होने लगी। थोड़ी देर के बाद बारात का शोर मचने लगा और दिव्यांशी को थोड़ी ही देर में बाहर स्टेज पर लाकर बिठा दिया गया। पंडित जी बाहर शादी की तैयारी में लगे थे और फिर कुछ ही देर में दोनों की शादी होने वाली थी। और फिर वो पल भी आया जब उसे कार्तिक के बराबर मंडप में ले जाकर बिठा दिया गया। उसने एक नज़र अपने बराबर में बैठे कार्तिक को देखा था, जो अच्छी शकल सूरत का इंसान था। कुछ ही देर में शादी संपन्न हुई और फिर बारातियों को खाना खिलाने का दौर चला। लेकिन विदाई से पहले पता नहीं क्यों दिव्यांशी को लगा कि उसके माँ बाप के चेहरे के रंग उड़े हुए हैं। धीरे धीरे हर कोई सरगोशियों में बातें करने लगा था, जबकि कार्तिक का चेहरा भी तना हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब क्या हो गया। और फिर खुलासा तो उसकी एक सहेली ने आकर किया, जब उसने बताया, दिव्यांशी, तुम्हारे पापा तुम्हें दहेज में ये मकान दे रहे हैं। कार्तिक की शर्त है कि वो विदाई तभी करेगा जब उसे मकान के पेपर दिए जाएंगे। ये सुनना था कि दिव्यांशी के सर पर धमाका हुआ था। ये तो उनका पुश्तैनी मकान था, उसके दादा के दादा का मकान, जो पुश्त दर पुश्त उनके पास मौजूद था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कार्तिक को इस मकान की ज़रूरत क्या थी। उसके पास तो खुद अपना काफ़ी फैला हुआ बिजनेस था। वो तुरंत अपने पापा के पास पहुंची। अरे दिव्यांशी बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ, जाकर बैठो, अभी थोड़ी ही देर में तुम्हारी विदाई होगी। लेकिन उनके चेहरे पर फैली हुई बेचैनी दिव्यांशी की नज़रों से छुप न सकी। पापा, मैं ये क्या सुन रही हूँ कि ये मकान आप मुझे दहेज में दे रहे हैं? उसके पापा के चेहरे का रंग एक पल के लिए धूमिल हुआ था, लेकिन जल्दी ही उन्होंने खुद को संभाल लिया। तो इसमें गलत क्या है दिव्यांशी? मेरा जो कुछ है वो तुम्हारा ही तो है। आज नहीं तो कल ये मकान तुम्हारा ही होना है। लेकिन पापा, अभी क्यों? अभी तो आप लोग जिंदा है ना, अभी इस पर आपका हक है। तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो दिव्यांशी, जैसे मैं तुम्हारे माँ बाप को बेघर कर चुका हूँ। अचानक उसे अपने पीछे से कार्तिक की भारी आवाज़ सुनाई दी। मैं तुम्हारे माँ बाप को इससे अच्छे आलीशान फ्लैट में रखूँगा। लेकिन आपको इस मकान का करना क्या है? दिव्यांशी ने थूक निगलते हुए कहा। देखो दिव्यांशी, इस सब में हम सबका फ़ायदा है। ये मकान बहुत बड़ा है और इसकी जो लोकेशन है, मुझे यही लोकेशन चाहिए थी अपने ऑफिस की बिल्डिंग बनाने के लिए। मेरे ऑफिस में सैकड़ों वर्कर्स काम करते हैं। जो मौजूदा ऑफिस है वो छोटा है और फिर तुम्हारे मकान से मेरा कंस्ट्रक्शन एरिया भी काफ़ी करीब पड़ता है। बस इस मकान को तोड़कर मैं अपने ऑफिस की बिल्डिंग बनाऊंगा। ये सुनना था कि दिव्यांशी के पैरों तले से ज़मीन सरक गई। ये उनका पुश्तैनी मकान जिसे वो तोड़ने की और अपना ऑफिस बनाने की बात कर रहा था।
जबकि दिव्यांशी के पापा सर झुकाए खड़े थे। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। तुम्हें ऑफिस बनाना है तो आप कहीं भी जाकर बनाएं, लेकिन मैं अपना मकान तोड़ने नहीं दूंगी। इसमें मेरे पापा के खून पसीने की कमाई लगी है, उनके सपने जुड़े हैं इस मकान के साथ, और आप इसे तोड़ने की बात कर रहे हैं। अगर मुझे आपके इरादे पहले पता होते तो मैं आपसे बिल्कुल भी शादी न करती, बल्कि अभी भी देर नहीं हुई है। अगर आपको विदाई चाहिए तो बिना इस मकान के मुझे विदा करा कर ले जाएं, वरना आप जा सकते हैं। यहाँ से रास्ता बो रहा सामने। दिव्यांशी होश में तो हो, ये कैसी बातें कर रही हो? मिस्टर पटेल ने आगे बढ़कर उसे चुप कराना चाहा। समझा ले अपनी लड़की को, अगर आज मैं चला गया तो तुम्हारी लड़की पूरी जिंदगी कुंवारी दहलीज पर बैठी रह जाएगी। मंजूर है मुझे, लेकिन अपने पापा को दुखी करके मैं अपना घर नहीं बसाऊंगी। बात बढ़ते बढ़ते काफी बढ़ गई थी और कार्तिक गुस्से से उसे धमकी देकर चला गया। या तो दहेज में मुझे ये मकान चाहिए, वरना अगले 1-2 दिन में तलाक के पेपर आ जाएंगे। दिव्यांशी अपनी जिद पर अड़ी रही। उसने साफ कह दिया कि अगर मुझे इस मकान के साथ विदा किया गया तो मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी। दिव्यांशी के माँ बाप मजबूर हो गए और यूँ बिना विदाई के ही तीसरे दिन ही तलाक के पेपर आ चुके थे। दिव्यांशी को इस तलाक का कोई दुख नहीं हुआ था, लेकिन उसके माँ बाप अंदर से टूट गए थे। वो तो खुश हुई थी कि उस लालची इंसान से उसकी जान छूट गई थी। उसने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और अपनी पढ़ाई जारी रखी। पढ़ाई पूरी होते ही वो उसी यूनिवर्सिटी में नौकरी करने लगी। आज इस बात को पूरे 9 साल गुजर चुके हैं। उसके बाद भी दिव्यांशी के कई रिश्ते आए, लेकिन दिव्यांशी के माँ बाप को वो रिश्ते समझ न आए, क्योंकि तलाक का दाग लगने के बाद कोई भी रिश्ता ढंग का नहीं आया था। और फिर यूं ही करते करते दिव्यांशी की उम्र निकलती जा रही थी और दिव्यांशी ने तो शादी का ख्याल ही छोड़ दिया था। यूनिवर्सिटी के लंबे चौड़े कॉरिडोर में मिस दिव्यांशी की सैंडल की टिक टिक गूंज रही थी, जो इस बात का ऐलान थी कि इंग्लिश लिटरेचर डिपार्टमेंट की सबसे कठोर और उसूल परस्त टीचर अपनी क्लास की ओर बढ़ रही है। सुबह 9 बज रहे थे और नवंबर की ठंडी हवाओं ने माहौल को एक अजीब सी सिहरन पैदा कर रखी थी। दिव्यांशी की उम्र जो कि 29 साल है, मगर उसके चेहरे की गंभीरता और आंखों में मौजूद ठंडापन उसे उसकी उम्र से कहीं ज़्यादा बड़ा और मैच्योर जाहिर करता था। उसने गहरे नीले रंग की साड़ी पहन रखी थी, बालों का एक सलीकेदार जूड़ा और आंखों पर लगा काले फ्रेम वाला चश्मा उसकी पर्सनालिटी में रौब में और बढ़ावा कर रहा था। वो चलते हुए अपनी कलाई पर लगी घड़ी देख रही थी, क्योंकि वक्त की पाबंदी उसके लिए सबसे ऊपर थी और वो 1 सेकंड की देरी भी बर्दाश्त नहीं करती थी। जैसे ही क्लास का दरवाज़ा खुला, अंदर मौजूद शोर शराबा एकदम सन्नाटे में बदल गया, मानो किसी ने शोर का बटन बंद कर दिया हो। जो स्टूडेंट अभी तक हंसी मजाक में बिजी थे, फौरन अपनी अपनी सीटों पर जाकर बैठ गए, क्योंकि वो जानते थे मिस दिव्यांशी की क्लास में सांस लेने की तो इजाज़त है, मगर मुस्कुराने की नहीं। दिव्यांशी ने डाइस पर फाइल पटकने के अंदाज में रखी और पूरी क्लास पर एक नज़र डाली, मगर पीछे की ओर देखते ही उसकी निगाहें हमेशा की तरह खाली सीट और स्टूडेंट के चेहरे से आगे बढ़ गईं। तभी अचानक उसकी नज़र तीसरी लाइन में बैठे एक नए चेहरे पर जाकर ठहर गई। ये वो चेहरा था जिसे उसने पहले कभी इस कैंपस में नहीं देखा था। वो लड़का 22-23 साल का लग रहा था, मगर उसके बैठने के अंदाज में एक अजीब सा ठहराव और कॉन्फिडेंस था। उसने सफ़ेद शर्ट की आस्तीनें कोहनियों तक मोड़ रखी थीं और बाल यूं ही लापरवाही से माथे पर बिखरे हुए थे। ये कोई और नहीं बल्कि प्रिंस चौहान था, यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े ट्रस्टी का बेटा और बेहद अमीर करीब घराने का चश्मो चिराग। मगर इस वक्त वो सिर्फ एक स्टूडेंट के तौर पर वहाँ पर मौजूद था। दिव्यांशी को जो बात सबसे ज़्यादा अजीब लगी वो प्रिंस चौहान की नज़रें थीं। क्लास के बाकी लड़के उसे नज़रें चुराने की कोशिश कर रहे थे या तो डरे हुए थे, मगर प्रिंस उसे लगातार देख रहा था। उसकी आंखों में डर का नामो निशान नहीं था, बल्कि एक अजीब सी गहराई थी, मानो वह दिव्यांशी के चेहरे के एक एक नक्श को गौर से पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। दिव्यांशी को उसकी ये बेशर्म दिलेरी एक पल भी न भाई। उसने अपना चश्मा ठीक किया और अटेंडेंस रजिस्टर खोलते हुए ठंडे लहजे में कहा कि आज हमारी क्लास में कुछ नए चेहरे नज़र आ रहे हैं। उम्मीद है कि वो इस क्लास के उसूलों से जल्दी ही परिचित हो जाएंगे, वरना मैं उन्हें परिचित करवा दूंगी। अपनी बात ख़त्म करके उसने दोबारा प्रिंस की तरफ देखा, मगर वो अब भी उसे गौर से देख रहा था। उसकी आंखों में ना तो कोई शरारत थी, ना कोई छिछोरापन, बल्कि एक अजीब सा सम्मान और संजीदगी झलक रही थी, जो दिव्यांशी की सिक्स्थ सेंस को बुरी तरह से चुभ रही थी। लेक्चर शुरू हुआ और दिव्यांशी ने हमेशा की तरह
शेक्सपियर के ड्रामों पर बातचीत करना शुरू कर दी। वो पढ़ाते हुए आमतौर पर पूरी तरह खो जाती थी, मगर आज उसे बार बार महसूस हो रहा था कोई उसे अपने नज़रों के घेरे में लिए हुए है। वो जब भी मुड़ती प्रिंस की काली और गहरी आंखें उसका पीछा करती मिलती। ये घूरना कोई आम घूरना नहीं था, ये ऐसा था जैसे कोई उसकी रूह तक में झांक रहा हो। दिव्यांशी को अपने माथे पर पसीना महसूस होने लगा, जबकि मौसम ठंडा था। अब उसे गुस्सा आया कि ये कल का बच्चा उसे इस तरह क्यों देख रहा है, जैसे वो कोई अजूबा हो। मगर उसने अपने उसूलों के मुताबिक उसे नज़रअंदाज करने की नीति अपनाई और लेक्चर जारी रखा। फिर भी प्रिंस चौहान की खामोश मौजूदगी क्लास के माहौल पर भारी पड़ रही थी। वो कुछ बोल नहीं रहा था, बस ठोड़ी के नीचे हाथ टिकाए उसे बड़े ही गौर से सुन रहा था, जैसे वो शब्द नहीं बल्कि दिव्यांशी की आवाज़ के नरम गरम जादू को महसूस कर रहा हो। क्लास खत्म होने की घंटी बजी तो दिव्यांशी ने सुकून की सांस ली और तेजी से बाहर निकल गई। मगर कॉरिडोर में चलते हुए भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो नजरें अब भी उसकी पीठ पर जमी हुई हैं। ये प्रिंस चौहान और दिव्यांशी का पहला आमना सामना था, जिसने खामोशी से एक जंग का ऐलान कर दिया था। अगले कुछ दिन भी इसी तरह गुजर गए। प्रिंस हर दिन क्लास में आता और खामोशी से दिव्यांशी को देखता रहता। वो क्लास में किसी से बात नहीं करता था, उसने अभी तक किसी को अपना दोस्त नहीं बनाया था। बस उसका सारा ध्यान दिव्यांशी पर ही जमा रहता। एक हफ्ते के बाद दिव्यांशी ने फैसला किया कि वो इस लड़के के कॉन्फिडेंस को तोड़ेगी और उसे पूरी क्लास के सामने शर्मिंदा करेगी, ताकि उसकी ये घूरने की आदत ख़त्म हो सके। उस दिन उसके लेक्चर का टॉपिक था इंसानी नेचर और मोहब्बत का फ़लसफ़ा। दिव्यांशी ने व्हाइट बोर्ड पर कुछ लिखा और फिर क्लास की ओर मुड़कर एक बेहद मुश्किल सवाल पूछ डाला। उसने कहा, मोहब्बत को अक्सर कुर्बानी कहा जाता है, मगर क्या ये हकीकत में कुर्बानी है या सिर्फ खुर्दगर्जी की एक शक्ल? क्योंकि इंसान मोहब्बत में सब कुछ अपनी खुशी के लिए करता है। क्या कोई इस पर रोशनी डाल सकता है? पूरी क्लास को जैसे सांप सूंघ गया। ये सवाल टॉपिक से थोड़ा हटकर था और बेहद सूफियाना। स्टूडेंट एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मिस दिव्यांशी के सामने बोल सकें। दिव्यांशी के होंठों पर एक तिरछी मुस्कुराहट उभर गई। उसे यकीन था कि अब वो प्रिंस की तरफ इशारा करेगी और वो जवाब न दे पाने पर शर्मिंदा होगा। उसने प्रिंस की तरफ उंगली उठाई और कड़े शब्दों में पूछा, मिस्टर प्रिंस चौहान, आप पिछले एक हफ्ते से क्लास में एकदम खामोश किसी मूर्ति की तरह बैठे रहते हैं। क्या आप इस सवाल का जवाब देने की तकलीफ गवारा करेंगे, या आपके अंदर का टैलेंट सिर्फ खामोश रहने तक ही सीमित है? प्रिंस धीरे से अपनी सीट से खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर घबराहट के बजाय एक धीमी नरम सी मुस्कुराहट थी, जिसने दिव्यांशी को और भी गुस्सा दिला दिया। प्रिंस ने अपनी गहरी आवाज़ में बोलना शुरू किया, जो क्लास के सन्नाटे में गूंज उठी। कहने लगा, मैडम, आपका नज़रिया किताबी है, मगर हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। मोहब्बत खुदगर्ज नहीं होती और ना ही ये सिर्फ कुर्बानी का नाम है। मोहब्बत तो मुकम्मल होने का नाम है। जब इंसान किसी दूसरे में अपने वजूद का हिस्सा देख लेता है तो वहाँ मैं और तुम का फ़र्क मिट जाता है। और जब जात एक हो जाए, वजूद एक हो जाए, तो खुदगर्जी कैसी और कुर्बानी किसकी? इंसान अपनी रूह को खुश करने के लिए दूसरे को चाहता है और ये नेचर का सबसे खालिस जज्बा है। इसे खुदगर्जी कहकर आप इस जज्बे की तौहीन कर रही हैं। प्रिंस खामोश हुआ तो पूरी क्लास दंग रह गई। किसी ने सोचा भी नहीं था कि कोई स्टूडेंट मिस दिव्यांशी की नज़रों में इतनी दिलेरी से नज़र मिला सकता है, और वो भी इतने मजबूत और पुख्ता अंदाज में। दिव्यांशी खुद भी पल भर के लिए सन्न रह गई। प्रिंस चौहान की बातें उसके दिल के किसी वीरान कोने पे जाकर लगी थीं, मगर उसकी अना बीच में आ गई। वो एक टीचर थी और एक स्टूडेंट से हार स्वीकार करना उसकी नेचर में नहीं था। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने डस्टर मेज पर मारते हुए कहा, मिस्टर प्रिंस चौहान, अपनी क्लास की हद में रहें। यहाँ फ़लसफ़ा झाड़ने नहीं, सिर्फ पढ़ने के लिए बुलाया गया है, मेरे नज़रिए को सही करने के लिए नहीं। अब बैठ जाइए और आइंदा बेकार की बहस से बचिए। प्रिंस ने कोई बहस नहीं की, बस सिर झुकाया और मुस्कुराकर बैठ गया। मगर उसकी वो मुस्कुराहट दिव्यांशी के लिए हार से कम नहीं थी। उस मुस्कुराहट में तंज नहीं था, बल्कि एक अजीब सी मासूमियत थी, जैसे कह रहा हो, आप जानती हैं, मैं सच कह रहा हूँ। दिव्यांशी ने किसी तरह क्लास ख़त्म की और गुस्से में पैर पटकती हुई स्टाफ रूम में आ गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। ये लड़का उसके दिलो दिमाग पर सवार होता जा रहा था। शाम का वक्त था,
मौसम अचानक से ही बेहद खराब हो गया था। आसमान पर गहरे काले बादल छा गए और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी थी। यूनिवर्सिटी से निकलकर वो अपनी गाड़ी में बैठी और घर की तरफ रवाना हुई थी। बारिश इतनी तेज थी कि वाइपर चलाने के बावजूद सामने कुछ नजर नहीं आ रहा था। सड़कें पानी से लबालब भर गई थीं और ट्रैफिक का तो हाल ही मत पूछिए। 1 इंच गाड़ी हिलती और फिर वापस रुक जाती। दिव्यांशी को घर पहुंचने की जल्दी थी क्योंकि वो अंधेरे और तूफान से बहुत डर जाती थी। शहर के एक सुनसान इलाके से गुजरते हुए अचानक उसकी गाड़ी ने झटके खाए और फिर इंजन बंद हो गया। दिव्यांशी के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उसने कई बार चाबी घुमाई मगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। बाहर तूफानी बारिश और अंदर घुप अंधेरा। वो अकेली सड़क पर फंस गई थी जहां दूर दूर तक कोई आबादी या मैकेनिक नजर नहीं आ रहा था। उसका मोबाइल भी सिग्नल न होने की वजह से बेकार था। डर ने उसके दिल में पंख फैला लिए। वो स्टीयरिंग पर सिर रखकर रोने ही वाली थी कि अचानक उसे शीशे पर दस्तक सुनाई दी। वो एकदम से उछल पड़ी और डरी हुई नजरों से बाहर देखा। बारिश के धुंधले माहौल में एक हैवी बाइक उसकी गाड़ी के पास आकर रुकी और एक हेलमेट पहने आदमी खिड़की के पास खड़ा होकर इशारे करने लगा कि शीशा नीचे करें। दिव्यांशी ने डरते डरते शीशा थोड़ा सा नीचे किया तो बाहर खड़े आदमी ने अपना हेलमेट उतारा और दिव्यांशी की हैरत की हद न रही। वो प्रिंस था, बारिश में भीगा हुआ। उसके बाल माथे पर चिपके थे और पानी उसके चेहरे से टपक रहा था। प्रिंस ने ऊंची आवाज में कहा, मैडम, गाड़ी खराब हो गई क्या? दिव्यांशी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि वो यहाँ कैसे पहुंचा। उसने हकलाते हुए कहा, हाँ, शायद इंजन में पानी चला गया है। कहने लगा, आप परेशान ना हो, मैं देखता हूँ। वो बाइक स्टैंड पर लगाकर गाड़ी के बोनट की तरफ बढ़ा। बारिश में भीगते हुए उसका वजूद हल्का हल्का कांप रहा था, लेकिन वो अपनी परवाह किए बगैर गाड़ी के तार चेक कर रहा था। चेक करते करते अचानक ही प्रिंस के मुंह से एक जोरदार आह निकल गई। उसने जल्दी से हाथ झटकते हुए खुद को पीछे खींच लिया। खून की तेज धार उसकी उंगली से बहकर बारिश के पानी में घुल रही थी। ये देखते ही दिव्यांशी के होठों से हल्की सी चीख निकल गई और वो बिना सोचे समझे गाड़ी से बाहर आ गई। प्रिंस उसे देखकर फौरन आगे बढ़ा। आप गाड़ी से बाहर क्यों आ गई? आप भीग जाएंगी, अंदर बैठिए। प्रिंस, तुम्हें चोट लगी है ना? दिखाओ कहाँ लगी। कहते हुए उसने अनजाने ही प्रिंस का हाथ पकड़ लिया जहाँ से खून अब भी बह रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने जल्दी से अपने दुपट्टे से उसका खून साफ करना शुरू कर दिया। जख्म काफ़ी गहरा था, शायद किसी नुकीले लोहे की वजह से उसकी उंगली कट चुकी थी। मुझे लगता है प्रिंस, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर लोहा जंग लगा हुआ तो इन्फेक्शन हो सकता है। मैं ठीक हूँ, आप गाड़ी में बैठिए, आप भीग जाएंगी। ये कहते हुए प्रिंस की नज़र दिव्यांशी पर ही थी, जिसका वजूद ठंड की वजह से हल्का हल्का कांपने लगा था कि तभी दिव्यांशी को लगा जैसे उसकी कमर पर कोई चीज़ रेंग रही है। जहाँ वो लोग खड़े थे वहाँ हल्का हल्का पानी भरा हुआ था और शायद पानी का कोई कीड़ा उसके पैरों से होता हुआ ऊपर उसकी कमर तक पहुँच चुका था। यह एहसास होते ही दिव्यांशी के होठों से एक दिल दहला देने वाली चीख निकल गई और वो जल्दी से घबराकर प्रिंस के सीने से लिपट गई। उसकी इस अचानक हरकत पर प्रिंस अपनी जगह जम सा गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर दिव्यांशी को हुआ क्या था। मैडम, आप ठीक तो है ना? उसके हाथ यूं ही नीचे हवा में लटके हुए थे। उसने दिव्यांशी को छुआ भी नहीं था। प्रिंस, प्रिंस, मेरी पीठ पर कुछ है, उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा। प्रिंस को अब बात समझ आ गई थी। इट्स ओके, आप बिल्कुल आराम से खड़ी रहिए, जरा भी मत हिलिए। प्रिंस ने बड़ी ही नरमी और सावधानी से अपना हाथ उसके कुर्ते के नीचे कमर पर रखा। उसके हाथों का स्पर्श महसूस होते ही दिव्यांशी के पूरे वजूद में करंट सा दौड़ गया और प्रिंस की हालत भी कुछ अलग नहीं थी। दोनों के दिल की धड़कन इस कदर तेज थी जैसे दिल अभी सीना तोड़कर बाहर आ जाएगा। भीगा हुआ वजूद और ऊपर से धड़कनों का उतार चढ़ाव प्रिंस के जज्बातों को पागल करने लगा, मगर वो खुद को संभाले हुआ था। अचानक उसका हाथ धीरे धीरे आगे बढ़ा जबकि दिव्यांशी जड़ बनी खड़ी रही। वो सावधानी से हाथ ऊपर की ओर ले गया और दिव्यांशी की उंगलियों की पकड़ अनजाने ही प्रिंस की कमर में धंस गई। अगले ही पल वो छोटा सा कीड़ा उसकी मुट्ठी में आ चुका था। रिलैक्स हो जाइए, देखिए कीड़ा निकाल दिया है, उसने दिव्यांशी को हल्के से अलग करते हुए कहा। उस घिनौने से कीड़े को देखकर दिव्यांशी के होठों से फिर से एक चीख निकल गई और वो बेख्तियार प्रिंस के सीने में अपना चेहरा छुपा गई।
उस वक्त डर की वजह से उसे होश नहीं था कि वो क्या कर रही है। प्रिंस ने उसे संभालते हुए गाड़ी का दरवाज़ा खोला और उसे अंदर बिठा दिया। आप यहाँ बैठिए, गाड़ी बस ठीक होने ही वाली है। कहते हुए वो दोबारा बोनट के पास चला गया और तारों के साथ फिर से छेड़छाड़ करने लगा। उसके हाथ तेल और मिट्टी से भर गए थे, मगर अब चेहरे पर सुकून था। मैडम, अब आप गाड़ी स्टार्ट कीजिए। दिव्यांशी ने चाबी घुमाई तो गाड़ी फौरन स्टार्ट हो गई। उसकी जान में जान आई। उसने शुक्रगुजार नज़रों से प्रिंस को देखा, जो अब भी बारिश में खड़ा भीग रहा था। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस। अगर तुम न होते तो मैं यहाँ फंस जाती। तुम बारिश में भीग रहे हो, आओ गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। थोड़ी देर पहले की गई दिव्यांशी अपनी हरकत पर बुरी तरह शर्म से लाल हो रही थी। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि आखिर क्या ज़रूरत थी एक छोटे से कीड़े से डरकर प्रिंस के इतना करीब जाने की। प्रिंस धीरे से मुस्कुराया और फिर हल्के से सिर हिला दिया। नहीं मैडम, मुझे तो बारिश पसंद है, और वैसे भी मेरी बात तो यही है। मैं बस आपके पीछे पीछे आऊँगा ताकि आप खैरियत से घर पहुँच जाएं। लेकिन तुम क्यों तकलीफ़ करोगे, मैं चली जाऊँगी। प्रिंस की नज़रें अचानक संजीदा हो गईं। उसने दिव्यांशी की आंखों में झांकते हुए वो जुमला कहा जिसने उसकी रूह तक को झकझोर कर रख दिया। मिस, गाड़ी और ज़िंदगी दोनों को कभी कभी सहारे की ज़रूरत पड़ती है। अकेले चलना बहादुरी हो सकता है, चाहे ज़िंदगी का सफ़र हो या गाड़ी का, मगर समझदारी नहीं। मैं नहीं चाहता कि आप इस तूफान में अकेली हों। बारिश का शोर जैसे थम सा गया था। दिव्यांशी को लगा मानो वक्त भी रुक गया हो। वो लड़का जो क्लास में एक बच्चा लगता था, इस वक्त उसे एक मजबूत पहाड़ की तरह लग रहा था, जो दुनिया के हर तूफान से बचाने का इरादा लिए खड़ा था। प्रिंस ने हेलमेट पहना और बाइक स्टार्ट कर दी। दिव्यांशी ने गाड़ी आगे बढ़ाई और रियर व्यू मिरर में देखा तो प्रिंस की बाइक की हेडलाइट उसके पीछे रोशनी की एक लकीर बनाते हुए चली आ रही थी। वो पूरा रास्ता उसके पीछे एक रक्षक की तरह चलता रहा, जब तक कि दिव्यांशी अपने घर के गेट के अंदर नहीं चली गई। वो बाहर खड़ा रहा। उस पूरी रात दिव्यांशी सो नहीं सकी थी। प्रिंस का वो जमला और बारिश में भीगी उसकी वो सूरत उसके दिमाग से हट नहीं रही थी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि प्रिंस के अंदर एक ऐसा मर्द छुपा है जो जिम्मेदार है, जो हिफाजत करना जानता है और जो बिना कहे बहुत कुछ कह जाता है। पूरी रात वो सुकून से सो नहीं पाई। एक अनकहा सा एहसास उसके पूरे वजूद पर छाया रहा। प्रिंस के हाथों की नरम सी सरसराहट उसे अपनी कमर पर पूरी रात महसूस होती रही। उसकी बाहों का वो सुरक्षित घेरा जैसे पूरी रात उसे अपने घेरे में लिए रहा। अगले दिन जब दिव्यांशी यूनिवर्सिटी पहुंची तो उसके अंदर एक अजीब सा बदलाव आ चुका था। वो प्रिंस का सामना करने से बच रही थी, क्योंकि कल रात के हादसे ने उनके बीच स्टूडेंट और टीचर की बनी हुई दीवार में एक दरार डाल दी थी। दिव्यांशी अपने ऑफिस से निकलकर लाइब्रेरी की ओर जा रही थी कि कॉरिडोर के मोड़ पर उसका सामना प्रोफेसर सागर से हो गया। सागर एक अधेड़ उम्र का शादीशुदा मगर बेहद घटिया चरित्र का आदमी था, जो पिछले कई महीनों से दिव्यांशी के पीछे पड़ा हुआ था। वो मौका मिलते ही दिव्यांशी से अजीब अजीब बातें करता, उसे छूने की कोशिश करता, और दिव्यांशी अपनी शराफत और बदनामी के डर से खामोश रहती। आज कॉरिडोर सुनसान था। सागर ने मौका गंवाना मुनासिब न समझा और दिव्यांशी का रास्ता रोककर खड़ा हो गया। उसने बड़ी बेशर्मी से दिव्यांशी को सिर से पांव तक देखा और शैतानी हंसी के साथ बोला, अरे मिस दिव्यांशी, आज तो आप बहुत हसीन लग रही हैं। क्या बात है? कोई ख़ास मौका है या फिर किसी खास के लिए ये तैयारी की है? दिव्यांशी ने नफरत से मुंह फेरकर आगे बढ़ना चाहा, मगर प्रोफेसर सागर ने हिम्मत करते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया और दिव्यांशी का बाजू पकड़ने की कोशिश की। दिव्यांशी डर और गुस्से से सिर उठी और चीखना चाहा, मगर आवाज़ उसके गले में फंस गई। अभी सागर का हाथ दिव्यांशी के बाजू तक पहुंचा भी नहीं था कि कहीं से एक मजबूत हाथ ने उसकी कलाई को हवा में ही थाम लिया। ये पकड़ इतनी सख्त थी कि सागर के मुंह से एक दर्द भरी आह निकल गई। दिव्यांशी ने चौंक कर देखा। वहाँ प्रिंस चौहान खड़ा था। आंखों में खून उतरा हुआ था और उसका जबड़ा गुस्से से भींचा हुआ था। वो क्रोध की शिद्दत से कांप रहा था। प्रिंस ने सागर की कलाई को बुरी तरह मरोड़ते हुए उसे दीवार से जा लगाया। सागर दर्द से तड़प उठा। छोड़ो मुझे, तुम एक स्टूडेंट हो और तुम्हारी ये हिम्मत। प्रिंस ने उसकी बात काट दी और उसके कान के पास झुककर बेहद ठंडे और ख़तरनाक अंदाज में कहा, यह आखिरी वार्निंग है सागर साहब। अगर अगली बार आपकी नज़र भी मैडम पर गलत उठी
या आप उनके करीब भी फटके तो मैं ये भूल जाऊंगा कि आप टीचर हैं और मैं स्टूडेंट। मैं आपका वो हाल करूंगा कि आप अपनी शक्ल आईने में देखने के काबिल नहीं रहेंगे। प्रिंस का ये रूप देखकर सागर सहम गया, क्योंकि वो जानता था कि प्रिंस किस खानदान से ताल्लुक़ रखता है और वो क्या कर सकता है। प्रिंस ने झटके से उसका हाथ छोड़ दिया। सागर लड़खड़ाता हुआ गिरते गिरते बचा और मौके की नजाकत को देखते हुए वहां से भाग खड़ा हुआ। कॉरिडोर में अब सिर्फ दिव्यांशी और प्रिंस रह गए थे। दिव्यांशी दीवार के सहारे लगी खड़ी कांप रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। प्रिंस ने उसकी ओर देखा तो उसका गुस्सा फौरन फिक्र में बदल गया। वो नरमी से उसके करीब आया और पूछा, आप ठीक हैं? उसने कुछ किया तो नहीं? दिव्यांशी ने सिर हिला दिया, मगर उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। प्रिंस ने मुट्ठी भींच ली और कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं देर से पहुंचा। मुझे उसे जान से मार देना चाहिए था। दिव्यांशी ने घबराकर प्रिंस की ओर देखा और कांपती हुई आवाज़ में कहा, प्रिंस, तुमने ये क्या किया? वो प्रोफेसर है, वो तुम्हारा करियर तबाह कर सकता है। तुम्हें तुम्हें मेरे मामले में नहीं पढ़ना चाहिए था। तुम्हें यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाएगा। दिव्यांशी की आवाज़ में प्रिंस के लिए छुपी हुई चिंता साफ झलक रही थी। वो अपने लिए नहीं बल्कि प्रिंस के भविष्य के लिए डर रही थी। प्रिंस ने उसकी आंखों में देखते हुए एक कदम और करीब बढ़ाया और कहा, भाड़ में गया करियर और भाड़ में गई यूनिवर्सिटी। जब बात आपकी इज्जत की हो तो मैं पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ। दिव्यांशी, ये पहली बार था जब उसने मिस या मैडम नहीं बल्कि उसके नाम से पुकारा था, और वो भी इतने हक और मिल्कियत के साथ कि दिव्यांशी का दिल जैसे सीने से बाहर आने लगा। वो उसे रोकना चाहती थी, डांटना चाहती थी कि वो अपनी हद पार कर रहा है, अपनी हद में रहे, मगर उसके होंठ जैसे सिल गए थे। प्रिंस की आंखों में जो जुनून था वो उसे खौफजदा भी कर रहा था और अपने जादू में जकड़ भी रहा था। दिव्यांशी को एहसास हो गया कि ये मामला अब सिर्फ टीचर और स्टूडेंट का नहीं रहा, बल्कि बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी। प्रिंस ने वहां और रुकना ठीक नहीं समझा और दिव्यांशी को गहरी नज़र देखकर वहां से चला गया, मगर जाते जाते वो उसे एक नई उलझन में डाल गया था। दिव्यांशी वहीं खड़ी रही। उसके कानों में प्रिंस का वो जुमला लगातार गूंज रहा था, जब बात आपकी हो तो मैं पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ। उसने अपने कांपते हुए हाथों को देखा और फिर उस रास्ते की ओर नजर डाली जहां से प्रिंस चौहान अभी अभी गया था। उसे उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस जज्बे को क्या नाम दे जो उसके दिल में करवट ले रहा था। क्या ये सिर्फ शुक्रगुजारी थी? नहीं, ये उससे कहीं ज़्यादा था। ये एक दबा हुआ एहसास था जिससे वो पूरी जिंदगी भागती रही थी। कॉरिडोर में हुए उस हादसे के बाद दिव्यांशी की हालत बिगड़ चुकी थी। वो अपने ऑफिस में कुर्सी पर बैठी धीमे धीमे कांप रही थी और सामने मेज पर रखा पानी का गिलास भी उसके कांपते हाथों का साथ देने से इनकार कर रहा था। उसके दिमाग में बार बार प्रिंस का वो हिंसक रूप और सागर की कलाई मरोड़ते हुए कहे गए शब्द गूंज रहे थे। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि इतना खामोश रहने वाला लड़का इतना खतरनाक भी हो सकता है। मगर उस डर के साथ साथ उसके दिल के किसी कोने में एक अजीब सा सुकून भी उतर रहा था, एक एहसास सुरक्षा का जो उसे बरसों से नहीं मिला था। लेकिन वो एक टीचर थी और प्रिंस उसका स्टूडेंट। ये रिश्ता समाज की नज़र में एक लकीर का पाबंद था जिसे पार करना गुनाह समझा जाता था। उसने फैसला कर लिया कि वो इस मामले को यहीं ख़त्म करेगी और प्रिंस को उसकी हदें याद दिलाएगी। उसने चपरासी के जरिए प्रिंस को अपने ऑफिस में बुलवाया। इंतजार के कुछ पल दिव्यांशी पर सदियों की तरह गुजरे। दरवाज़ा खुला और प्रिंस अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर अब गुस्सा नहीं था, बल्कि वही पुरानी खामोशी और गहराई थी। उसने बेहद सम्मान से अंदर आने की अनुमति मांगी और दिव्यांशी के सामने कुर्सी पर बैठ गया। कमरे में हल्के से ठंडे माहौल में भी एक अजीब सी तपिश महसूस हो रही थी। दिव्यांशी ने खुद को संभाला और अपना चश्मा ठीक करते हुए सख्त अंदाज में बात शुरू की। प्रिंस, जो कुछ तुमने आज कॉरिडोर में किया वो बर्दाश्त करने के काबिल नहीं। तुमने एक सीनियर प्रोफेसर पर हाथ उठाया है। क्या तुम्हें अंदाजा है कि इसके क्या नतीजे हो सकते हैं? तुम्हें यूनिवर्सिटी से निकाला जा सकता है, तुम्हारा करियर तबाह हो सकता है, और सबसे बढ़कर तुम मेरे मामलों में दखलंदाजी मत करो। मैं अपनी सुरक्षा खुद कर सकती हूँ। प्रिंस खामोशी से उसकी बातें सुनता रहा। उसकी नज़रें दिव्यांशी के चेहरे पर जमी हुई थीं, जैसे वो उसके शब्दों के पीछे छुपे डर को पढ़ रहा हो। जब दिव्यांशी खामोश हुई तो प्रिंस अपनी कुर्सी की पीठ से टेक गया और बेहद धीमे मगर अटल अंदाज में बोला, मैडम, अगर आप अपनी सुरक्षा कर सकती तो आज
तो आज वो इंसान आपका बाजू पकड़ने की हिम्मत नहीं करता। आप खामोश रहकर शराफत का सबूत दे रही हैं और वो इसे आपकी कमजोरी समझ रहा है। और जहाँ तक मेरे करियर की बात है तो मेरे लिए किसी भी डिग्री या करियर की अहमियत आपकी इज्जत से ज़्यादा नहीं। प्रिंस के इस अंदाज पर दिव्यांशी को गुस्सा आ गया। वो अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई और मेज पर हाथ रखते हुए बोली, बस बहुत हो गया प्रिंस चौहान। तुम एक विद्यार्थी हो और विद्यार्थी बनकर ही रहो। मुझे तुम्हारी हमदर्दी और सुरक्षा की ज़रूरत नहीं। तुम मुझसे उम्र में 6 साल छोटे हो। दुनिया का तुम्हें कोई तजुर्बा नहीं। ये जो तुम जज्बात का खेल खेल रहे हो ना, ये सिर्फ हार्मोन्स का असर है, जो तुम्हारी जैसी जज्बाती उम्र में आम बात है। कुछ साल के बाद तुम खुद अपनी इन हरकतों पर हंसोगे। इसीलिए मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रही हूँ। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और मेरे आसपास मंडराना बंद करो। प्रिंस भी अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसकी आंखों में ऐसी चमक उभरी जिसने दिव्यांशी को पल भर के लिए पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। वो मेज के पास से घूमकर दिव्यांशी के करीब आया और बोला, तजुर्बा उम्र से नहीं बल्कि हालात से आता है। दिव्यांशी, मैंने एक दुनिया देखी है जो शायद आपने अभी तक नहीं देखी। मैं 23 साल का हूँ और बच्चा नहीं हूँ। मैं जानता हूँ मुझे क्या चाहिए और मैं ये भी जानता हूँ कि आप मेरी टीचर हैं। मगर उससे पहले आप एक औरत हैं और मैं एक मर्द। और जब एक मर्द किसी औरत को इज्जत और मोहब्बत की निगाह से देखता है तो बीच में ना कोई डिग्री होती है, न पद, न उम्र की कोई बंदिश। दिव्यांशी की सांस रुक गई। प्रिंस का दर्द और उसके शब्दों में छुपी सच्चाई उसे भीतर तक हिला रही थी। मगर उसने अपनी अना की दीवार को मजबूती से थामे रखा। वो लगभग चीखते हुए बोली, होश के नाखून लो प्रिंस, ये दीवानगी है। ये नामुमकिन है। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। एक टीचर और एक स्टूडेंट, छोटी उम्र का लड़का और बड़ी उम्र की औरत, ये सब फिल्मों में अच्छा लगता है। हकीकत में ये एक गुनाह है और मैं इस गुनाह की हिस्सेदार नहीं बन सकती। जाओ मेरे ऑफिस से बाहर और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। मेरी क्लास में भी आने की ज़रूरत नहीं है। प्रिंस की आंखों में दुख की एक लहर उभरी, जैसे उसे दिव्यांशी के इनकार से ज़्यादा उसके समाज से डरने पर अफसोस हुआ हो। वो कुछ पल उसे देखता रहा, फिर उसने गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, अगर आप यही चाहती हैं तो मैं चला जाता हूँ। मगर याद रखिएगा दिव्यांशी, आप भाग रही हैं। आप भाग रही हैं, मैं नहीं भाग रहा। और सच को जितना भी छुपाया जाए, एक ना एक दिन वो खुलकर सामने आ ही जाता है। वो मुड़ा और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। उसके जाते ही दिव्यांशी कुर्सी पर ढह गई और अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और आंखों से आंसू बेधड़क बह रहे थे। वो जानती थी कि वो झूठ बोल रही है। वो जानती थी कि प्रिंस की बातें उसके दिल पर असर कर रही हैं। मगर वो समाज की उन जंजीरों को तोड़ने की हिम्मत नहीं रखती थी जो एक औरत के पैरों में पैदा होते ही डाल दी जाती है। अगले एक हफ्ते तक यूनिवर्सिटी का माहौल दिव्यांशी के लिए काटने को दौड़ता रहा। प्रिंस ने उसके हुक्म को दिल से स्वीकार कर लिया था और वो क्लास में नहीं आया था। दिव्यांशी जब लेक्चर देने के लिए क्लास में दाखिल होती तो उसकी नज़रें अचानक ही तीसरी लाइन की उस सीट पर चली जाती जहां प्रिंस बैठता था। मगर वो कुर्सी खाली पड़ी होती थी। वो खाली कुर्सी दिव्यांशी का मुंह चिढ़ाती महसूस होती। उसे ऐसा लगता जैसे क्लास का सारा शोर ख़त्म हो गया हो और सिर्फ एक खामोशी बाकी रह गई हो। वो पढ़ाते पढ़ाते रुक जाती। उसे प्रिंस के सवाल, उसकी बहस, उसकी वो गहरी नज़रें याद आती। उसे महसूस होने लगा था कि वो अब अकेली हो गई है। कॉरिडोर में चलते हुए उसे हर आहट पर लगता कि प्रिंस पीछे आ रहा है, मगर मुड़ने पर वहाँ कोई नहीं होता। ये दूरी उसे अंदर ही अंदर खा रही थी। वो खुद से लड़ रही थी कि उसे एक लड़के के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मगर दिल था कि मानता नहीं था। बारिश होती तो उसे वो रात याद आती जब वो उसका रक्षक बना था, जब वो उसके बेहद करीब गई थी। कोई किताब खोलती तो उसे प्रिंस का मोहब्बत का दिया गया फ़लसफ़ा याद आ जाता। वो बेहद बेचैनी की हालत में थी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि मोहब्बत सिर्फ किसी के होने से नहीं बल्कि किसी के न होने से भी पहचानी जाती है। मगर अभी इम्तिहान ख़त्म भी नहीं हुआ था कि उसकी ज़िंदगी में एक और नया तूफ़ान आ गया। जब एक दिन सुबह दिव्यांशी यूनिवर्सिटी पहुंची तो उसे माहौल में अजीब सा बदलाव लगा। गेट के अंदर दाखिल होते स्टूडेंट्स की टोलियां उसे देखकर सरगोशियां करने लगी। कुछ लड़के अजीब तरह की मुस्कुराहट एक दूसरे को पास कर रहे थे और लड़कियां अपनी सहेलियों के कानों में कुछ फुसफुसा रही थीं। दिव्यांशी को कुछ समझ न आया। वो तेज कदमों से स्टाफ रूम की तरफ बढ़ गई।
मगर वहां भी सन्नाटा छा गया। साथ ही प्रोफेसर ने उसे देखकर नजरें फेर ली या अपने काम में बिजी हो गए। दिव्यांशी की सिक्स्थ सेंस ने खतरे की घंटी बजा दी। वो अपनी सीट पर बैठी ही थी कि डिपार्टमेंट के चपरासी ने आकर बताया कि प्रिंसिपल साहब ने उसे फौरन बुलाया है। दिव्यांशी का दिल धक से रह गया। वो उठकर प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ बढ़ी। रास्ते में नोटिस बोर्ड के पास खड़े स्टूडेंट्स उसे देखते ही इधर उधर हो गए और जब दिव्यांशी की नज़र बोर्ड पर लगी, कुछ तस्वीरों पर पड़ी तो उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। ये वही तस्वीरें थीं जब उसकी गाड़ी ख़राब हुई थी और प्रिंस बारिश में भीगकर उसकी गाड़ी ठीक कर रहा था। मगर उन तस्वीरों को इतनी महारत से लिया गया था और कैप्शन भी इतने घटिया दिए गए थे कि देखने वालों को कुछ और ही लग रहा था, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग थी। नीचे लिखा था, उस्ताद और टीचर का रोमानी अंदाज, शिक्षा के मंदिर में ये कैसी बेहयाई। दिव्यांशी का सिर चकराने लगा। उसे अपनी टांगों से जान निकलती महसूस हो रही थी। यकीनन प्रोफेसर सागर की ही हरकत थी। पता नहीं ये सारी तस्वीरें सागर तक किसने पहुंचाई थीं और सागर को भी एक मौका मिल गया था अपने गुस्से की आग ठंडी करने के लिए। दिव्यांशी की इज्जत को वो सरेआम नीलाम करने लगा था। वो लड़खड़ाते कदमों से प्रिंसिपल के ऑफिस में दाखिल हुई। वहाँ प्रोफेसर सागर पहले से मौजूद था और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैली हुई थी। प्रिंसिपल एक उम्रदराज और पुरानी सोच के मालिक थे। उन्होंने दिव्यांशी को देखते ही मेज पर अखबार और वो तस्वीरें पटक दी और गुस्से से बोले, मिस दिव्यांशी, ये क्या तमाशा है? आप जैसे सीनियर टीचर से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। पूरा कैंपस इन फोटोज़ की बात कर रहा है। उनके पेरेंट्स के फ़ोन आ रहे हैं कि क्या हम अपने बच्चों को ऐसी यूनिवर्सिटी में भेजें जहां टीचर्स अपने स्टूडेंट्स के साथ ये सब करती फिरती हैं। दिव्यांशी रोते हुए बोली, सर ये झूठ है, ये सब गलत है। मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी और प्रिंस ने सिर्फ मेरी मदद की थी। सागर साहब ने ये साजिश रची है। मगर प्रिंसिपल ने हाथ उठाकर उसे खामोश कर दिया और बोले, मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती और गवाह भी मौजूद हैं कि वो लड़का आपके ऑफिस में घंटों बैठा रहता है और आपके लिए हर हद तक जाने को तैयार रहता है। अब और बदनामी से बचने का यही रास्ता है कि आप फौरन इस्तीफ़ा दे दें और यहाँ से चली जाएं। दिव्यांशी पर जैसे आसमान टूट पड़ा। उसकी सालों की मेहनत, उसकी इज्जत, उसका वक़ार, सब कुछ एक पल में मिट्टी में मिल गया था। जबकि सागर ने तंज भरे अंदाज में कहा, सर मैं तो पहले ही कहता था इस औरत के लक्षण ठीक नहीं। शरीफ बनती है मगर अंदर से। दिव्यांशी सिसकियों के बीच कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसे लगा जैसे वो किसी गहरी खाई में गिरती जा रही हो और उसे बचाने वाला कोई नहीं है। उसने कांपते हाथों से इस्तीफे का लेटर उठाया और कलम पकड़ लिया। उसके आंसू कागज पर गिरकर स्याही को फैला रहे थे। वो साइन करने ही वाली थी कि अचानक ऑफिस का दरवाज़ा जोरदार धमाके से खुला, जैसे किसी ने लात मारकर खोल दिया हो। कमरे में मौजूद सब लोग उछल पड़े। दरवाजे पर प्रिंस चौहान खड़ा था, 3 पीस सूट में, बेहद रौबदार और गजबनाक अंदाज में। उसके पीछे यूनिवर्सिटी के ट्रस्टी यानी उसके पापा और कुछ सिक्योरिटी गार्ड भी थे। प्रिंस चौहान ने न आओ देखा न ताओ तेजी से आगे बढ़ा और दिव्यांशी के हाथ से पेन छीनकर दूर फेंक दिया और इस्तीफे का कागज फाड़ कर उसके टुकड़े टुकड़े करके हवा में उड़ा दिए। ये सब इतना अचानक हुआ कि सागर और प्रिंसिपल के मुंह खुले के खुले रह गए। प्रिंस ने मुड़कर प्रिंसिपल की मेज पर दोनों हाथ रखे और आगे को झुककर कहा, मिस्टर प्रिंसिपल साहब, आपकी हिम्मत कैसे हुई बिना जांच पड़ताल के एक इज्जतदार औरत पर इतना घटिया इल्जाम लगाने की और उससे इस्तीफा मांगने की? प्रिंसिपल हकलाते हुए बोला, प्रिंस बेटा तुम नहीं जानते ये तस्वीरें। प्रिंस ने बात काटते हुए कहा, इन तस्वीरों की हकीकत मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ क्योंकि मैं वहाँ मौजूद था। और ये तस्वीरें, उसने सागर की ओर उंगली उठाई, इस घटिया इंसान ने जानबूझकर कहीं से ली हैं ताकि अपनी इज्जत का बदला ले सके। सागर कुछ बोलने ही वाला था कि प्रिंस के पापा आगे बढ़े और उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। प्रिंस के पापा गरजती आवाज में बोले, मुझे शर्म आती है कि मेरी यूनिवर्सिटी में ऐसे अध्यापक मौजूद हैं जो अपनी ही साथी औरत की इज्जत उछालते हैं। सागर, तुम्हें अभी और इसी वक्त नौकरी से बर्खास्त किया जाता है और तुम पर हरासमेंट का केस भी चलेगा। सागर के तो पैरों तले से जमीन निकल गई। वो गिड़गिड़ाने लगा मगर गार्ड्स ने उसे पकड़कर बाहर घसीट लिया।
अब प्रिंस दिव्यांशी की ओर मुड़ा, जो अब तक सदमे की हालत में कुर्सी पर बैठी रो रही थी। प्रिंस ने सबकी मौजूदगी की परवाह किए बगैर घुटनों के बल बैठकर उसका हाथ थाम लिया। दिव्यांशी ने हाथ खींचने की कोशिश की, मगर प्रिंस की पकड़ मजबूत थी। प्रिंस ने नरमी से कहा, दिव्यांशी, मेरी तरफ देखिए। दिव्यांशी ने भीगी पलकों से उसे देखा तो उसे वही रक्षक नजर आया जो बारिश में उसके साथ खड़ा था। प्रिंस ने प्रिंसिपल और अपने पापा की तरफ देखते हुए ऊंची आवाज में कहा, ये मिस दिव्यांशी हैं, यूनिवर्सिटी की सबसे सम्मानित टीचर, और मैं इनकी इज्जत करता हूँ। अगर आज के बाद किसी ने भी इनकी तरफ उंगली उठाई या कोई भी गलत बात की तो मैं ये यूनिवर्सिटी बंद करवा दूंगा और शहर की ईंट से ईंट बजा दूंगा। ये सिर्फ मेरी टीचर नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी भी है। प्रिंस के पापा ने भी गंभीरता से प्रिंसिपल की तरफ देखा और कहा, मिस दिव्यांशी से फौरन माफ़ी मांगिए और यूनिवर्सिटी में नोटिफिकेशन जारी कीजिए कि ये तस्वीरें नकली थीं। प्रिंसिपल ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया और माफ़ी मांगी। दिव्यांशी प्रिंस को देख रही थी, जो उस वक्त उसे दुनिया का सबसे ताकतवर मर्द लग रहा था। उसने सिर्फ उसे बचाया नहीं था, बल्कि उसे वो इज्जत भी दी जो शायद उसे जिंदगी में कभी नहीं मिली थी। प्रिंस ने उसकी आंखों में झांकते हुए धीमे से कहा, मैंने कहा था ना, सच सामने आ ही जाता है और मैं कभी भी आपको तन्हा नहीं छोड़ूंगा। उसी पल दिव्यांशी को एहसास हुआ कि उसका दिल अब उसके काबू में नहीं रहा। वो हार चुकी थी उस लड़के के जुनून के आगे। प्रिंसिपल के ऑफिस में हुआ हंगामा अब ठंडा पड़ चुका था और यूनिवर्सिटी के माहौल में फैली जहरीली धुंध प्रिंस के कदम से छट चुकी थी। मगर तूफान के बाद जो खामोशी छाई थी वो उससे भी ज़्यादा भारी और रहस्यमयी थी। प्रिंस और दिव्यांशी प्रिंसिपल के ऑफिस से निकलकर कॉरिडोर में चल रहे थे। दिव्यांशी को अपने कदम जमीन पर नहीं बल्कि हवा में महसूस हो रहे थे। उसका सिर चकरा रहा था, दिल की धड़कन अब भी तेज थी। वो प्रिंस के पीछे चल रही थी, जो उस वक्त उसे कोई स्टूडेंट नहीं बल्कि एक ऐसा विजेता बादशाह लग रहा था जिसने अभी अभी अपनी रानी की इज्जत बचाकर एक बड़ी जंग जीत ली हो। प्रिंस के चलने के अंदाज में कॉन्फिडेंस था, उसके कंधे तने हुए थे और चाल में एक अजीब सा मर्दाना ठहराव था जिसे नज़रअंदाज करना नामुमकिन था। वो दोनों यूनिवर्सिटी के पिछले हिस्से में मौजूद पार्किंग एरिया में पहुंच चुके थे, जहां खामोशी का राज था। सूरज ढल रहा था और माहौल में पीली रोशनी फैलने लगी थी, जो मंजर को और भी खूबसूरत बना रही थी। दिव्यांशी अपनी गाड़ी के पास पहुंचकर रुक गई और एक लंबी गहरी सांस लेकर खुद को कंपोज करने की कोशिश की। उसे लगा कि अब कुछ कहना जरूरी है, क्योंकि खामोशी का ये बोझ उसके दिमाग पर पल पल भारी पड़ता जा रहा था। उसने मुड़कर प्रिंस को देखा, जो उससे कुछ कदमों के फासले पर खड़ा था। उसकी नज़रें अब भी दिव्यांशी के चेहरे पर जमी हुई थीं। उन नज़रों में गुस्सा नहीं बल्कि अजीब सी थकान और हासिल न होने वाली चाहत का दर्द था, जो पत्थर को भी पिघला सकता था। दिव्यांशी ने सूखे होंठों पर जुबान फेरते हुए धीमी आवाज में कहा, प्रिंस, मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं? मुझे समझ नहीं आ रहा। आज तुमने जो कुछ मेरे लिए किया वो कोई नहीं कर सकता था। तुमने मेरी इज्जत बचा ली, मेरे खोए हुए सम्मान को बहाल किया। मैं शायद सारी ज़िंदगी तुम्हारी यह एहसान चुका नहीं सकूंगी। तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, एक बहुत ही अच्छे इंसान हो। प्रिंस के चेहरे के हाव भाव जो पहले नरम थे, दिव्यांशी की आखिरी बात पर अचानक सख्त हो गए। उसने झटके से सिर उठाया और 2 कदम आगे बढ़कर दिव्यांशी के बेहद करीब आ गया। इतना करीब कि दिव्यांशी को उसकी गर्म सांसें अपने माथे पर महसूस होने लगीं। वो घबराकर पीछे हटना चाहती थी, मगर गाड़ी की बॉडी ने उसे रोक लिया। प्रिंस ने अपने दोनों बाजू दिव्यांशी के दाएं बाएं गाड़ी पर टिका दिए और उसे अपने घेरे में ले लिया। उसकी आंखों में ऐसी तपिश थी जिसने दिव्यांशी को वहीं जड़ कर दिया। प्रिंस ने बेहद कड़े और भरपूर लहजे में कहा, बस कीजिए मिस दिव्यांशी, भगवान के लिए बस कर दीजिए। ये थैंक्स, ये एहसान, ये स्टूडेंट, ये टीचर की गर्दान अब बंद कर दीजिए। मैं थक गया हूँ ये शब्द सुनते सुनते। क्या आपको वाकई लगता है कि मैंने ये सब सिर्फ एक टीचर के लिए किया? क्या आपको लगता है कि मैंने अपने सामने खड़ी इस पूरी यूनिवर्सिटी को दांव पर सिर्फ इसलिए लगाया कि आप मुझे अच्छा स्टूडेंट कह दें? दिव्यांशी के पास कोई जवाब नहीं था। वो बस वो पत्थराई हुई नज़रों से उसे देख रही थी। प्रिंस ने अपनी बात जारी रखते हुए आगे कहा, अपनी आंखें खोलिए दिव्यांशी और मेरे अंदर देखिए। क्या आपको मुझ में सिर्फ एक 22-23 साल का लड़का नज़र आता है? क्या मेरी मोहब्बत, मेरी दीवानगी, मेरा जुनून आपको सिर्फ एक स्टूडेंट की अच्छाई लगती है? मैंने आज जो कुछ भी किया वो इस औरत के लिए किया जिसे मैं चाहता हूँ,
जिसके लिए मैं दुनिया की हर दीवार गिरा सकता हूँ। मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मेरी मर्दाना गैरत बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि कोई गैर मर्द मेरी मोहब्बत की तरफ मैली नज़र से देखे। दिव्यांशी ने कांपते हुए कहा, प्रिंस होश में आओ। ये तुम क्या कह रहे हो? हम दोनों के रास्ते अलग हैं, हमारी दुनिया अलग है। ये जज्बात बकती हैं। तुम अभी जवान हो तो तुम्हें लगता है कि ये मोहब्बत है, मगर ये सिर्फ एक आकर्षक है। प्रिंस ने कड़वी हंसी हंस दी और कहा, आकर्षण? आप इसे आकर्षण का नाम देकर मेरी तौहीन कर रही हैं। उम्र का फ़र्क सिर्फ कैलेंडर का होता है, दिल पर नहीं। क्या मोहब्बत करने के लिए पैदाइश की तारीख का मिलना ज़रूरी है? क्या इंसान को उम्र की कैद में रखा जा सकता है? आप मुझसे 6 साल बड़ी हैं तो क्या हुआ? क्या इसका मतलब ये है कि मैं आपको सुरक्षा नहीं दे सकता, कि मैं आपको वो खुशी नहीं दे सकता जिसकी आप हकदार हैं? क्या आपको मुझ में वो मर्द नज़र नहीं आता जो आपका बोझ उठा सके? दिव्यांशी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। प्रिंस का एक एक शब्द खंजर बनकर उसके दिल में सीधा उतर रहा था। वो तमाम दीवारें जो उसने अपने आसपास बना रखी थीं बस खामोशी की तरह ढहने लगी थीं। प्रिंस ने अपना चेहरा उसके और करीब किया और सरगोशी के अंदाज में कहा, मेरी आंखों में देखकर कहिए कि आपको मुझसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहिए कि जब मैं आपके पास होता हूँ तो आपका दिल नहीं धड़कता। कहिए कि आपको मेरी मौजूदगी में तकलीफ़ होती है। अगर आप ये मेरी आंखों में आंखें डाल कर कह दें तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं अभी इसी वक्त यहाँ से चला जाऊँगा और कभी पलट कर नहीं आऊँगा। दिव्यांशी ने नजरें चुराने की कोशिश की, मगर प्रिंस ने नरमी से उसकी ठोड़ी पकड़कर उसका चेहरा अपनी ओर मोड़ लिया। दिव्यांशी की आंखों में आंसू थे। वो झूठ नहीं बोल सकती थी और सच बोलने की उसमें हिम्मत नहीं थी। उसने टूटे हुए शब्दों में कहा, मुझे जाने दो प्रिंस, मुझे घर जाना है। प्रिंस ने कुछ पल उसे भीगी हुई आंखों में देखा और फिर धीरे से पीछे हट गया। उसने रास्ता छोड़ दिया, मगर जाते जाते इतना जरूर कहा, आप जा सकती हैं दिव्यांशी, मगर याद रखिएगा कि आप अपने आप से भाग रही हैं। इंसान पूरी दुनिया से छुप सकता है, मगर अपने दिल से नहीं। दिव्यांशी ने कांपते हाथों से गाड़ी का दरवाज़ा खोला और अंदर बैठ गई। उसने एक बार भी मुड़कर प्रिंस को नहीं देखा, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसने मुड़कर देख लिया तो शायद वो कभी जा नहीं सकेगी। उसने गाड़ी भगा दी, मगर उसका दिल वहीं पार्किंग में उस लड़के के कदमों में रह गया। दिव्यांशी थकी हुई और जज्बातों से चूर घर पहुंची। उसका घर, जो कभी उसके लिए सुकून की जगह हुआ करता था, आज उसे काटने को दौड़ रहा था। ड्राइंग रूम में दाखिल होते ही उसे माहौल में एक अजीब सी घुटन महसूस हुई। उसके माँ बाप सोफे पर बैठे थे और उनके चेहरों पर खामोशी थी। सामने मेज पर चाय के खाली कप और कुछ मिठाई के डिब्बे रखे थे, जो इस बात का इशारा थे कि अभी यहाँ पर कोई मेहमान आकर गया है। दिव्यांशी कमरे की तरफ बढ़ना चाही, मगर उसकी माँ की आवाज़ ने उसे रोक लिया। दिव्यांशी रुको, हमें तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। दिव्यांशी के कदम वहीं के वहीं रुक गए। वो वापस मुड़ी और उनके सामने वाले सोफे पर बैठ गई। उसे अंदर से एक अनजाना सा डर महसूस हो रहा था। उसके माँ बाप ने गला साफ किया और कहा, बेटा, आज शर्मा साहब आए थे अपने बेटे का रिश्ता लेकर। तुम जानती हो उनका ख़ानदान कितना इज्जतदार और कितना बड़ा है, और वो खुद भी कितने बड़े बिजनेसमैन हैं। दिव्यांशी का दिल डूबने लगा। उसे पता था ये बात किस तरफ जा रही है। उसने धड़कते दिल के साथ पूछा, कौन सा बेटा? माँ ने फौरन बात संभाली, अरे वही, उनका बड़ा बेटा अनंत बहुत ही प्यारा, इज्जतदार और सुलझा हुआ आदमी है। अपनी पत्नी के मरने के बाद से अकेला है। 2 बच्चे हैं फूल जैसे। उसे एक समझदार जीवन साथी की ज़रूरत है, जो उसके घर को संभाल सके और बच्चों को माँ का प्यार दे सके। दिव्यांशी को लगा जैसे किसी ने उसके मुंह पर जोरदार तमाचा मारा हो। अनंत 45 साल का अधेड़ आदमी था, जिसके सर के बाल भी उड़ चुके थे और जो अपनी पहली पत्नी के साथ भी बेहद रूढ़ रवैया रखता था, जिसके बच्चे टीन एज में पहुंच चुके थे। क्या उसके माँ बाप को अपनी बेटी के लिए यही इंसान मिला था? उसने बेयकीनी से कहा, मामा, आप अनंत की बात कर रही हैं? वो तो मुझसे कम से कम 15 साल बड़े हैं। उनके बच्चे स्कूल जाते हैं। आप मेरी शादी एक अधेड़ उम्र आदमी से करना चाहती हैं, सिर्फ इसलिए कि मैं तलाकशुदा हूँ? क्या मेरी ज़िंदगी में अब यही कीमत रह गई है? माँ ने नाराज़गी से कहा, धीरे बोलो दिव्यांशी, तुम अब कोई 16 साल की कुंवारी लड़की नहीं हो जिसके लिए शहजादे आएंगे। तुम्हें अपनी उम्र और हालात भी देखने चाहिए। 29 साल की होकर अब 30वें साल में लग गई हो। समाज में लोग बातें बनाते हैं। अनंत सेटल्ड है, अपना घर है, गाड़ी है, और सबसे बड़ी बात, वो तुम्हारी उम्र के हिसाब से बिल्कुल ठीक है।
वो तुम्हें खुश रखेगा। दिव्यांशी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने तड़प कर कहा, कौन सी खुशी मम्मा, कैसी खुशी? क्या खुशी का स्टैंडर्ड सिर्फ बैंक बैलेंस और बड़ा घर होता है? क्या मेरी पसंद और नापसंद की कोई अहमियत नहीं? आप लोग मुझे सिर्फ एक आया बनाना चाहते हैं जो जाकर किसी के अनाथ बच्चों को संभाले। मेरा दिल, मेरा सुकून, मेरे जज्बात, इनका क्या होगा? पापा ने गुस्से से मेज पर हाथ मारा और कहा, जज्बाती बातें मत करो दिव्यांशी, हम तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं। सारी जिंदगी हम तुम्हारा बोझ नहीं उठा सकते और ना ही लोगों के ताने सुन सकते हैं। आजकल यूनिवर्सिटी में वैसे ही तुम्हारे बारे में कैसी कैसी बातें हो रही हैं। भला इसी में है कि इज्जत के साथ अपने घर की हो जाओ। हमने उन लोगों को जबान दे दी है और अगले ही हफ्ते मंगनी है। दिव्यांशी को लगा कि कमरे की छत उसके ऊपर गिरने वाली है। वो वहां से उठकर भागती हुई अपने कमरे में आई और दरवाजा बंद करके बिस्तर पर गिर गई। वो फूट फूट कर रोने लगी। उसे आज अपनी बेबसी पर जितना तरस आ रहा था, इतना पहले कभी नहीं आया था। उसके अपने माँ बाप उसे समझने को तैयार नहीं थे। उनके लिए वो सिर्फ एक जिम्मेदारी थी जिसे जल्द से जल्द वो पूरा करना चाहते थे। उसे बार बार अपने माँ बाप के ये शब्द याद आ रहे थे कि वो तुम्हारी उम्र के हिसाब से ठीक है। उसे अचानक से प्रिंस चौहान याद आया, वो लड़का जो उससे 6 साल छोटा था, मगर उसकी बातें, उसकी सोच, उसका जुनून किसी भी मैच्योर उम्र के मर्द से ऊंचा था। प्रिंस ने कहा था, उम्र का फर्क दिल पर नहीं होता। और यहाँ उसके माँ बाप उसे ये समझा रहे थे कि जोड़ी सिर्फ उम्र के हिसाब से होती है, दिलों के हिसाब से नहीं। एक तरफ वो इंसान था जो उसे रानी बनाकर रखना चाहता था, जो उसकी इज्जत के लिए दुनिया से लड़ गया था, और दूसरी तरफ ये समाज जो उसे सिर्फ एक ज़रूरत की चीज़ समझ रहा था, एक अधेड़ उम्र के आदमी के हवाले कर रहा था। बाहर रात गहरी हो चुकी थी और खिड़की से बारिश की बूंदें टकराने लगी थीं। दिव्यांशी का दम घुट रहा था। उसे लग रहा था कि अगर अभी खामोश रही तो मर जाएगी। वो खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। बाहर अंधेरा था और बारिश तेज हो रही थी, बिल्कुल वैसी ही बारिश जैसी जैसी उस रात हुई थी जब प्रिंस ने उसकी गाड़ी ठीक की थी। आज वो बस अपने मसीहा को पुकार रही थी और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम था, प्रिंस चौहान। उसने कांपते हाथों से अपना मोबाइल उठाया और उसकी उंगलियां स्क्रीन पर कांपने लगीं। उसने कॉन्टैक्ट लिस्ट खोली और प्रिंस का नंबर लगाया जो उसने पहले कभी सेव नहीं किया था, मगर उसे याद था। 1 घंटी, 2 घंटी, तीसरी घंटी पर दूसरी तरफ से फ़ोन उठा लिया गया। हेलो। प्रिंस की आवाज़ में नींद नहीं थी, बल्कि एक खामोशी, एक इंतजार था, जैसे वो उसी के फ़ोन का इंतजार कर रहा हो। दिव्यांशी के गले में आवाज़ फंस गई। वो कुछ बोल नहीं सकी। सिर्फ उसकी सिसकियों की आवाज़ फ़ोन के जरिए प्रिंस तक पहुंची। दूसरी तरफ एक पल की खामोशी छाई और फिर प्रिंस की बेचैन आवाज़ आई, दिव्यांशी, दिव्यांशी क्या हुआ, आप रो रही हैं? दिव्यांशी ने मुश्किल से अपनी आवाज़ को संभाला और रोते हुए कहा, प्रिंस मुझे बचा लो, मेरा दम घुट रहा है। ये लोग मुझे मार देंगे, ये समाज मुझे मार देगा। मैं नहीं कर सकती ये शादी, मैं मर जाऊंगी। कुछ नहीं होगा आपको दिव्यांशी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। प्रिंस की आवाज़ में परेशानी नहीं थी, बल्कि एक मजबूत इरादा और ताकत थी। उसने फौरन पूछा, आप कहाँ हैं? घर पर हैं? दिव्यांशी ने हिचकियों के बीच कहा, हाँ, वो लोग मेरी शादी अनंत से। प्रिंस ने उसकी बात काट दी और कहा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, बस मुझे ये बताइए, क्या आप मुझ पर भरोसा करती हैं? दिव्यांशी ने बेख्तियार कहा, हाँ करती हूँ, खुद से ज़्यादा करती हूँ। ये सिर्फ एक इकरार था जो उसने आज पहली बार किया था, और इस इकरार में प्रिंस चौहान को वो ताकत दी जिसकी उसे सख्त ज़रूरत थी। प्रिंस ने मजबूत लहजे में कहा, तो फिर डरना बंद करें, मैं आ रहा हूँ अभी और इसी वक्त। कोई आपको मुझसे छीन नहीं सकता, चाहे वो आपके माँ बाप हों या ये पूरी दुनिया। आप सिर्फ मेरी हैं दिव्यांशी, और आज ये फैसला हो जाएगा। फ़ोन कट गया, मगर दिव्यांशी के कानों में प्रिंस की आवाज़ अभी भी गूंज रही थी, मैं आ रहा हूँ। इस जुमले ने उसके मुर्दा वजूद में जान डाल दी। बाहर तूफान जोरों पर था, बादल गरज रहे थे और बिजली कड़क रही थी, मगर दिव्यांशी के अंदर का तूफान इससे कहीं ज़्यादा तेज था। वो खिड़की से बाहर सड़क को देखने लगी, जहाँ स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी बारिश में नहा रही थी। उसे पता था कि ये रात उसकी ज़िंदगी की सबसे लंबी और फैसले से भरी रात होने वाली है। उसने फैसला कर लिया था कि अब वो समाज की परवाह नहीं करेगी, अब वो सिर्फ अपने दिल की सुनेगी। और उसका दिल इस वक्त बारिश में भीगते हुए रास्तों पर प्रिंस के कदमों की आहट सुन रहा था। वो जानती थी कि वो आएगा, वो जरूर आएगा, क्योंकि उसने कहा था
कि इश्क की कोई उम्र नहीं होती और आज उसे उस इश्क का इम्तिहान देना था। फ़ोन बंद होने के बाद के पल दिव्यांशी के लिए काफ़ी लंबे साबित हुए, जिनमें हर गुजरा पल उसके दिल में हथौड़े की तरह बरस रहा था। वो खिड़की के शीशे से माथा टेके बाहर अंधेरे में रास्ते को तक रही थी, जहां बारिश का शोर किसी जंग के नगाड़े की तरह जोर जोर से बज रहा था। उसके माँ बाप शायद अपने कमरे में जाकर सो चुके थे या फिर उसकी किस्मत का फैसला करके शांत हो चुके थे, मगर वो जाग रही थी। अचानक गली के मोड़ पर एक तेज रोशनी दिखाई दी, जिसने बारिश की बूंदों को हीरे की तरह चमका दिया और साथ ही एक हैवी बाइक के इंजन की जानी पहचानी गर्जित आवाज आई, जिसने रात के सन्नाटे को चीर कर रख दिया। दिव्यांशी का दिल उछलकर गले में आ गया। ये वही आवाज़ थी जो उसे सुरक्षा का एहसास दिलाती थी, और वो था प्रिंस। वो आ गया था, जैसा कि उसने वादा किया था। बाइक की आवाज़ गेट के बिल्कुल बाहर आकर रुकी और फिर हॉर्न की लंबी और बेचैन आवाज़ ने दिव्यांशी के वजूद में एक बिजली सी भर दी। उसने एक पल भी बर्बाद किए बिना अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और नंगे पांव ही दीवानों की तरह बाहर की ओर भागी। उसने कोई चप्पल नहीं पहनी थी, बस अपने जज्बातों की राह में बहती हुई जा रही थी। आंगन में बारिश का पानी जमा था और ठंडी हवा के थपेड़े उसके वजूद से टकरा रहे थे, मगर उसे कोई होश नहीं था। उसने कांपते हाथों से बाहर का लॉक खोला, छोटा दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। सामने ही बाइक देखकर उसकी सांसें थम गईं। प्रिंस बाइक पर बैठा था, उसका पूरा वजूद बारिश में भीग रहा था। उसके बाल माथे पर चिपके हुए थे और शर्ट इस तरह उसके सीने से चिपकी हुई थी कि उसके सीने का हर उतार चढ़ाव साफ दिखाई दे रहा था। मगर सबसे ज़्यादा खौफनाक और खूबसूरत चीज़ उसकी आंखें थीं, जो बारिश में भी अंगारे की तरह दहक रही थीं। दिव्यांशी को देखते ही वो बाइक से उतरा और 2 बड़े कदम लेकर उसके बिल्कुल सामने खड़ा हो गया। दोनों के बीच अब सिर्फ बारिश की बूंदें और उनके जज्बातों का फैसला था। दिव्यांशी ठंडी और जज्बात की शिद्दत से कांप रही थी। उसके दांत बज रहे थे और आंसू बारिश के पानी के साथ मिलकर बह रहे थे। प्रिंस ने उसे इस हालत में देखा तो उसके चेहरे पर तड़प के भाव साफ झलक रहे थे। उसने तेज आवाज में बारिश के शोर को चीरते हुए कहा, पागल हो गई हो दिव्यांशी, क्यों कर रही हैं आप अपने साथ ऐसा? सिर्फ दुनिया के डर से, सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे? दिव्यांशी ने रोते हुए कहा, मैं डर गई थी प्रिंस, मैं कमजोर पड़ गई थी। मुझे लगा शायद यही मेरा नसीब है। प्रिंस ने आगे बढ़कर उसके दोनों बाजू अपने मजबूत हाथों में जकड़ लिए और उसे झंझोड़ते हुए कहा, कैसा नसीब? कौन सा नसीब? नसीब इंसान खुद बनाता है और मैंने अपना नसीब आपको चुन लिया है। क्या आप उस अधेड़ उम्र के आदमी से शादी कर लेंगी सिर्फ इसलिए कि वो आपकी उम्र का है? क्या वो आपको वो मोहब्बत दे सकेगा जो मैं देता हूँ? क्या वो आपकी रूह को समझ सकेगा? वो सिर्फ अपने बच्चों के लिए माँ ढूंढ रहा है और मैं अपने लिए जिंदगी ढूंढ रहा हूँ दिव्यांशी। प्रिंस की पकड़ मजबूत थी, मगर उसमें दर्द नहीं था, बल्कि एक ऐसा जुनून था जो दिव्यांशी के अंदर के हर विरोध को, हर डर को ख़त्म कर रहा था। दिव्यांशी ने तड़प कर कहा, प्रिंस, ये समाज, ये लोग, मेरे माँ बाप सब दीवार हैं, मैं इन्हें कैसे गिरा दूँ? प्रिंस ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भर लिया और अपना माथा उसके माथे से टिका दिया। दोनों की सांसें एक हो रही थी और बारिश उनके ऊपर बरस रही थी। तो गिर जाने दें इन दीवारों को, जल जाने दें समाज के उसूलों को, जो 2 दिलों के बीच में दीवार बन जाते हैं। मेरा हाथ थाम लें दिव्यांशी, मैं वादा करता हूँ जब आप 50 साल की होंगी और मैं 43 का, तब भी मैं आपको इसी तरह चाहूँगा जैसे आज चाहता हूँ। तब भी आप मेरे लिए उतनी ही हसीन होंगी जितनी आज हैं। ये उम्र का डर, ये बुढ़ापे की झुर्रियाँ, ये सब बेकार हैं। इश्क तो रूह से होता है और रूह कभी बूढ़ी नहीं होती। दिव्यांशी इश्क दिव्यांशी का बंधन टूट गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और खुद को प्रिंस के हवाले कर दिया। उसने अपना हाथ उठाकर प्रिंस के कमर पर बांध लिए और अपना सर उसके भीगे हुए सीने पर रख दिया, जहां उसका दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। ये इस बात का ऐलान था कि उसने अपनी जंग जीत ली है और समाज ने हार मान ली है। प्रिंस ने उसे अपनी बाहों के घेरे में छुपा लिया, जैसे वो उसे दुनिया की हर नज़र से बचा लेना चाहता हो। वो दोनों बारिश में खड़े थे कि अचानक गेट के अंदर से दिव्यांशी के माँ बाप की घबराई हुई सी आवाज़ आई। गेट खुला और उसके माँ बाप छतरियाँ ताने बाहर निकले थे और सामने का मंजर देखकर पत्थर बन गए। उनकी बेटी जो सख्त पाबंदियों में पली थी, जो खामोश और सीधी सादी मानी जाती थी, रात के इस पहर बारिश में भीगते हुए एक लड़के के गले लगी खड़ी थी। दिव्यांशी के पापा ने गुस्से से भरी आवाज में पुकारा, दिव्यांशी, ये क्या बेशर्मी है?
प्रिंस ने दिव्यांशी को छोड़ने की बजाय एक हाथ से उसे अपने पीछे कर लिया और खुद ढाल बनकर उसके सामने खड़ा हो गया। उसके अंदाज में झिझक नहीं बल्कि एक फैसला था। अंकल, ये बेशर्मी नहीं है, ये वो सच्चाई है जिसे आप लोग स्वीकार करने से डर रहे हैं। मैं दिव्यांशी से मोहब्बत करता हूँ और हम एक दूसरे के हो चुके हैं। अब कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। दिव्यांशी के पापा गुस्से से प्रिंस की ओर बढ़े थे, मगर प्रिंस की आंखों में देखकर एकदम से रुक गए, जहां इज्जत के साथ साथ एक चेतावनी भी थी कि अगर दिव्यांशी पर कोई भी दबाव डाला गया तो वो कुछ भी कर गुजरने से पीछे नहीं हटेगा। प्रिंस ने नरमी के साथ मगर मजबूती से कहा, अंकल, मैं इज्जत के साथ अपने माँ बाप को लेकर आऊँगा और दिव्यांशी को अपने घर लेकर जाऊँगा, लेकिन अगर आपने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं फिर कोई लिहाज नहीं करूँगा। दिव्यांशी ने भी हिम्मत जुटाई, प्रिंस के पीछे से आगे आई और अपने पापा से कहा, पापा, मैं अनंत से शादी नहीं कर सकती, मैं मर जाऊंगी, मगर उस इंसान के साथ नहीं रह सकती। प्रिंस मेरा चुनाव है और अगर ये पाप है तो मुझे ये पाप करना मंजूर है। उस रात बारिश तो थम गई, मगर अगले कुछ दिन किसी जंग से कम नहीं थे। खैर, प्रिंस ने अपनी बात सच कर दिखाई। वो अपने माँ बाप को लेकर और प्रिंस के पापा, जो पहले ही उसकी इज्जत के रक्षक बन चुके थे, उन्होंने अपने बेटे की खुशी के लिए समाज के सारे विरोध को रद्द कर दिया। दिव्यांशी के माँ बाप ने भी शुरू शुरू में बहुत विरोध किया। लोग बातें बनाते रहे कि लड़का छोटा है, जोड़ी जच नहीं रही, मगर प्रिंस के कानों पर इन सब का कोई असर नहीं हुआ। उसने हर ताने का जवाब खामोशी से दिया और दिव्यांशी का हाथ थामकर आखिरकार मोहब्बत की जीत हुई। और वो दिन भी आ ही गया जब दिव्यांशी दुल्हन बनकर स्टेज पर बैठी हुई थी। लाल रंग का भारी जोड़ा उसके वजूद पर खूब सज रहा था। मेकअप ने उसके चेहरे को और भी खूबसूरत बना दिया था, मगर उसकी आंखों की जो चमक थी वो किसी मेकअप की मोहताज नहीं थी, बल्कि उस सुकून की वजह से मिली थी जो उसने अपनी मंजिल हासिल करने के बाद पाया था। प्रिंस जब शेरवानी पहनकर हॉल में दाखिल हुआ तो सबकी नज़रें उस पर जम गईं। वो किसी शहजादे से कम नहीं लग रहा था। उसने स्टेज पर आकर दिव्यांशी के पहलू में बैठते हुए धीरे से कहा, आज आप सबसे अलग, सबसे खूबसूरत लग रही हैं। दिव्यांशी ने शर्माते हुए नजरें झुका लीं। रस्में पूरी हुई, आशीर्वाद दिए गए और फिर विदाई का जज्बातों से भरा वक्त आया, मगर इस बार दिव्यांशी की आंखों में जुदाई का गम कम और नए सफर की खुशी ज्यादा थी। वो प्रिंस के साथ उसके घर पहुंची, जहां उसका स्वागत फूलों की पत्तियां निछावर करके किया गया। कमरे को बेहद खूबसूरती से सजाया गया था। हर तरफ गुलाब और मोती के फूल महक रहे थे। दिव्यांशी बिस्तर के किनारे पर बैठी थी और उसका दिल किसी परिंदे की तरह फड़फड़ा रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि यह सब हकीकत है। दरवाज़ा खुला और प्रिंस अंदर दाखिल हुआ। उसने दरवाज़ा बंद किया और धीमे कदमों से चलता हुआ दिव्यांशी के पास आया। उसने घुटनों के बल बैठकर दिव्यांशी का घूंघट उठाया। सामने प्रिंस का मुस्कुराता हुआ सा चेहरा था, जिस पर सिर्फ सुकून ही सुकून फैला हुआ था। प्रिंस उसके हाथों को अपने हाथों में लेने लगा और उन पर अपने नरम गरम होंठ रख दिए। दिव्यांशी ने कांपती आवाज में कहा, प्रिंस, मुझे डर लग रहा है कि कहीं ये कोई ख्वाब न हो और मैं इस ख्वाब से जाग न जाऊं। प्रिंस ने मुस्कुराकर उसके गाल को अपने होंठों से छू लिया और कहा, अगर ये ख्वाब है तो हम दोनों इसमें एक साथ सोए रहेंगे और कभी नहीं जागेंगे, मगर ये हकीकत है दिव्यांशी, हमने दुनिया को हरा दिया। दिव्यांशी की आंखों से खुशी का आंसू गाल पर आ गया। प्रिंस ने उसे अपनी उंगली से साफ कर दिया और कहा, खबरदार, जो अब कभी ये आंखें रोईं, आज के बाद इन आंखों में सिर्फ खुशी के रंग होंगे। और हाँ, एक बात तो मैं कहना ही भूल गया। दिव्यांशी ने सवालिया नजरों से उसकी ओर पलकें उठाकर देखा। प्रिंस ने अपनी जेब से एक छोटी सी डिबिया निकाली जिसमें अंगूठी थी। उसने वो अंगूठी दिव्यांशी की उंगली में पहनाते हुए शरारत से मुस्कुराया। आखिरकार मैंने अपनी टीचर को जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखा ही दिया। दिव्यांशी के होंठों पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट फैल गई। उसने प्रिंस की आंखों में देखते हुए पूछा, और वो सबक क्या है मिस्टर स्टूडेंट? प्रिंस ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए उसके कान में सरगोशी की और कहा, वो तो मैं करके बताऊंगा। तुम्हारे वजूद पर अपनी मोहब्बत की मोहर लगाता जाऊंगा, तब तुम्हें खुद एहसास हो जाएगा कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत नहीं, इश्क करता हूँ। प्रिंस की इस बात पर दिव्यांशी सिमटते हुए उसके सीने से लिपट गई। सुनो, उसने धीमे से कहा, किसी लड़की के इतना करीब जाने का ये मेरा पहला तजुर्बा है। कुछ गलती कर दूं तो टोक देना। उसकी सरगोशी पर दिव्यांशी ने उसके सीने से सिर उठाकर उसे गुस्से से घूर कर देखा। तुम तो ऐसे कह रहे हो
जैसे मैं ये तजुर्बा बहुत पहले कर चुकी हूँ। ओह हेलो मिस्टर, मेरे लिए भी ये पहली बार है। अपनी ही बात पर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े थे। बड़े प्यार से वो उसे हर चीज़ से आज़ाद करता हुआ साइड लैंप ऑफ कर देता है और ख़ुद भी उसके बराबर लेट कर उसे अपने सीने से लगा लेता है। दिल में एक सुकून सा उतर आता है, जैसे उसने सब कुछ पा लिया हो। जानती हो दिव्यांशी, वो धीमे से कहता है, इश्क की कोई उम्र नहीं होती और ये रूह का सफ़र है, शुरू से आखिर तक जारी रहता है और हमारा सफ़र अभी शुरू हुआ है। बाहर चांद अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था और कमरे के अंदर दो दिल एक हो चुके थे। सारी हदें टूट चुकी थीं और इश्क ने इश्क को पा लिया था। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और रोमांटिक कहानियों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक सी कहानी के साथ।